Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the unit the dual nature of matter and radiation. Photoelectric effect already being discussed in the previous lectures. So today we are going to start with the topic laws of photoelectric emission. Laws of photoelectric emission means when there is an emission of electron, which is called photoelectron, from the surface of a metal, then some laws to be followed. What are the laws? Let us discuss. There are 4 laws to be followed. First is, for a given photosensitive material and frequency, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of the incident light. First law is number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of light. It means the light which is striking or which is falling on the surface of metal, that is all incident light. उस इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड उतने ही ज़्यादा होंगे. इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज़्यादा, उतना जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल के सरफेस में से वो उतने ही ज़्यादा होंगे. इंटेंसिटी मीन जैसे गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा हमें तीखी लगती है, वो जो तीखापन है दैट इज़ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है पर सेकंड में पर यूनिट एरिया पे कितनी सन की लाइट की एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा एमिट होंगे मेटल के सरफेस से. दिस इज द फर्स्ट लॉ. ओके, कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होनी चाहिए. नेक्स्ट, सेकंड, there is always a minimum frequency required which is called threshold frequency. It means every metal has its own threshold frequency, every light has its threshold frequency कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी ही चाहिए, जिससे ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा पाएगी लाइट, अदरवाइज एमिट नहीं करवा पाएगी. दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. That minimum frequency is called threshold frequency. And next, third law is stopping potential is directly proportional to frequency of light. It means हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो पोटेंशियल हम सामने एनोड वाले पोटेंशियल को देते हैं नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव पोटेंशियल हम उसको देंगे, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी वाला है वो भी स्टॉप हो जाए. तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उसको रोकने के लिए सामने से नेगेटिव पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो अप्लाई करवाना पड़ेगा. फोर्थ वन इज दैट इज दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है कि जैसे ही फोटॉन्स गिरते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. जैसे ही फोटॉन्स गिरेंगे वैसे ही क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे साथ के साथ. ऐसा नहीं है कि फोटॉन्स गिरे फिर एनर्जी देगा या उसमें कुछ टाइम गैप होता है. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंस्टेंटेनियस, जैसे फोटॉन गिरे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाते हैं. दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. So these 4 are the laws of photoelectric emission. When there is a photoelectric effect, 4 laws to be followed by the surface of metal or the
light incident. Now as we discussed, light has dual nature, particle nature and wave nature. Light has particle nature as well as wave nature, but photoelectric effect based on the particle nature of light. If we try to explain photoelectric effect using wave nature of light, then what will happen? According to wave nature, the number of photoelectrons, okay, according to particle nature हमने क्या पढ़ा है कि number of photoelectrons emitted per second is direct proportional to intensity, and जो kinetic energy होती है वो frequency पे depend करती है particles की. But according to wave theory of light, kinetic energy of the emitted particle depends upon intensity of light. According to wave theory, kinetic energy of photoelectrons emitted is directly proportional to frequency of intensity of emitted light. But this is contradictory to the experimental results. एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं. तो कल वेव थ्योरी से देखें, थियोरेटिकल उसका कंसिडरेशन करें तो वो रिजल्ट्स वेरीफाई नहीं होते. इसीलिए वी कैन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन दी particle nature of light and not by the wave nature of a light. Okay, so now what we are doing, we are now going to explain Einstein's photoelectric equation, most important one topic. Einstein's photoelectric equation. How Einstein explained that photoelectric effect happens in the term of mathematics. Mathematical terms में कैसे उसने या equations के term में कैसे उसने explain कर दिया कि how photoelectric effect occurs, कि photoelectric effect जो है वो कैसे होगा. Einstein photoelectric equation states that when photon is striking on the metal surface, its energy is transferred to the metal surface, goes to the electron. Electron uses the energy of the photon in two ways. Energy uses the energy of the photon, electron uses the energy of the photon in two ways. मतलब जितनी एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को एक दे रहा है उसकी एनर्जी दो तरीके में उसको यूज करता है, दो स्टेप्स में. इट states that energy of photons is used by electrons in two ways. जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फोटोन से मिलती है, इलेक्ट्रॉन उसको दो जगह यूज करता है. कुछ अमाउंट किसी प्रोसेस में यूज करता है, कुछ अमाउंट बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट किसी और तरीके से यूज करता है. वो तरीके क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं. नॉर्मल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाउंड है मेटल सरफेस के अंदर, तो उसको मेटल के सरफेस से कहाँ निकलना है, बाहर निकलना है. मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द metal surface. So always there is some minimum energy required for ejection of electron from the metal surface, that is work function. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो चाहिए. इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा वो एनर्जी, जो फोटोन उसको देगा. तो फोटोन जितनी भी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू वेज. सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन. ओके, सम ऑफ द एनर्जी is used as a work function. Some of the energy is used as a work function. Okay, as work function यूज कर लेते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलना है, अब निकलने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए तो उसकी एनर्जी को उसने वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज कर लिया. मान लो 10 जूल दी फोटोन ने, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन ने यूज कर ली निकलने के लिए, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो क्या करेगा यूज. अब निकलने के बाद उसको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी.
तो वो जो बाकी बची 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेगा. नेक्स्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ photo electrons. Rest amount of energy used as kinetic energy of photo electrons. Okay, mathematically we can represent it as energy of the photon is h nu. Okay, this is the energy that falls on the metal surface of the photon. This is used as work function plus maximum kinetic energy. क्या दिख रहा है आपको? एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. इट मीन्स एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन फॉर emission of the electron from the metal surface, and rest amount of energy is used by the photoelectrons for after ejection for moving itself, that is kinetic energy of the photoelectron. So energy of the photon is used in two ways, and this is the basic representation of Einstein's photoelectric equation. So from this equation kinetic energy can also be calculated. Kinetic energy maximum is equal, that is phi naught minus h nu, sorry h nu minus phi naught, means photon की एनर्जी में से जितना वर्क फंक्शन यूज होगी बाकी बची काइनेटिक एनर्जी, ये phi naught इधर आ जाएगा. So kinetic energy can be represented as half mv square equals h nu. Here nu is frequency of the incident light. H nu minus phi naught. Okay, this h nu is the energy of photon and phi naught is work function of the metal. Half mv square is the kinetic energy of the photoelectrons. After this, some of the energy is taken up by the substance as well, but the effect of this energy is not visible. जो मैटर है, मेटल का सरफेस है, वो भी कुछ एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन वो बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे. दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म ऑल्सो. सो व्हाट इज दैट अनदर फॉर्म? लेट अस डिस्कस हियर. If the frequency of incident photon is equal to threshold frequency, अगर ऐसा हो जाए कि जो लाइट की आ रही है इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर ही है. इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, इट मीन्स जैसे 100 मार्क का एग्जाम है, पासिंग मार्क्स 33 हैं और बच्चे के आए ही 33, तो वो क्या माना जाएगा? सिर्फ पास ही होने के लिए उसको जितने मार्क्स चाहिए थे वही आए, मतलब जो थ्रेशोल्ड मार्क्स थे वही उसके आए. तो ऐसे जितनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी, कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी लाइट को चाहिए थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसके पास है, बस उसके ज़्यादा उसके पास नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं. जितनी एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी नहीं, सारी की सारी वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी होती नहीं, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो. इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पुट करें इन दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या बना? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं. एच न्यू की जगह दैट इज न्यू नॉट माइनस फाई नॉट. फाई नॉट इधर लेके आए, सो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क फंक्शन, दैट एच इज प्लैंक कांस्टेंट 6.64 इंटू 10 टू पावर 6.67 10 टू पावर माइनस 34. न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जितनी चाहिए होती है. फाई नॉट इज इक्वल टू एच नॉट. पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स एच न्यू, और फाई नॉट की जगह हम क्या लिख दें? दैट इज एच न्यू नॉट. फाई नॉट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. सो व्हाट इज दिस इक्वेशन नाउ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, बाकी काइनेटिक एनर्जी एच कॉमन निकल जाएगा. दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम चाहिए, दैट इज न्यू नॉट. एच इज प्लैंक कांस्टेंट. So we can calculate kinetic energy from this equation. Okay, so this was the basically Einstein's photoelectric equation. Einstein photoelectric equation.
एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी के बेस पे जो हमने लॉज पढ़े हैं पीछे उनको एक्सप्लेन करते हैं. इफ फर्स्ट केस, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव. न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना. सो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन चलेगा भी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है. इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी जो है वो अकेली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. मतलब वर्क फंक्शन तो होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी चलने के लिए आगे नहीं होगी. थर्ड केस, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू कम है न्यू नॉट ज्यादा है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव. इन दिस केस नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेवर एग्जिस्ट, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये प्रोसेस ही नहीं होगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नॉर्मल सी बात है, अगर पासिंग मार्क्स 33 है, मार्क्स है 30 है, तो वो पास थोड़ी ना माना जाएगा. तो वही अगर फ्रीक्वेंसी तो न्यू है और है वो 33 से कम, मतलब जितनी कम से कम चाहिए, तो फेल माना जाएगा. फेल का मतलब वो प्रोसेस नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, relation between stopping potential, threshold frequency and frequency of incident photon. Relation between stopping potential जो हमारा होता है that is V naught, okay, threshold frequency and frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, ये इसको न्यू करके लिखते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इन तीनों में हम रिलेशन सर्च करते हैं. रिलेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक इक्वेशन ऐसे बनाएंगे जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ जाए, जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आ जाए और जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाए. लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus phi naught. काइनेटिक एनर्जी इज h nu minus phi naught. काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू, एज हमने एक पढ़ा हुआ कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, दैट इज वर्क डन बाय में charge. So work done is equal to, that is charge into potential. Charge is E, stopping potential is Vs या V naught से हम उसको लिखते हैं, V naught है तो V naught लिख दो, ये V naught. So work done is equal to EV naught, work done is equal to kinetic energy. So kinetic energy can also be written as EV naught. Kinetic energy can also be written as EV naught. Kinetic energy EV naught, so it can be written it as EV naught equals h nu minus phi naught. EV naught is equal to h nu minus phi naught. Okay, EV naught, V naught is stopping potential, nu is frequency. तो एक इक्वेशन में अभी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी आ गए, बट व्हाट वी हैव टू डू, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इकट्ठे एक इक्वेशन में आने चाहिए. हमने यहाँ क्या पढ़ा था, दैट इज phi naught is equal to h nu naught होता है. अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें EV naught h nu minus h nu naught, यहां से EV naught is equal to h nu minus h nu naught. दिस इज द इक्वेशन जिसमें तीनों में रिलेशन आ गया, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन सिंगल इक्वेशन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. Okay, in the terms of wavelength can also be written as frequency is equal to c by lambda, as nu equals c by lambda. Frequency is equal to velocity by में wavelength. So frequency is equal to velocity c by में wavelength lambda. तो nu को तो हम क्या लिखते हैं, EV naught है यहाँ पे, nu को क्या लिखेंगे c by lambda और nu naught को क्या लिखेंगे c by lambda naught.
लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है वैसे वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड हो सकती है। तो न्यू को सी बाय लैम्डा, तो न्यू नॉट को दैट इज सी बाय लैम्डा नॉट। दिस इज द अनदर इक्वेशन। अगर एच सी इसमें हम कॉमन निकालें so it will be 1 by lambda minus 1 by lambda naught, 1 by lambda minus 1 by lambda naught. This is the equation for in which there is wavelength, threshold wavelength and stopping potential. This is also another relation. From this equation we can calculate another important informations. अनदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या मिलेगी, इस इक्वेशन पे हम बात करते हैं। ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसको 2 दे दो और इसको नेम 3 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम यहाँ वी नॉट जोड़ दें इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाय में ई। दिस इज द इक्वेशन। ओके, ई हम डिवाइड में लगे उसको। Now this equation shows the relation between the another terms. Here h by e एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, that y is equal to mx plus c। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c। जो m होता है that is slope, m जो होता था that was slope। यहाँ m की जगह क्या आया, यहाँ m की जगह आया h by e, m की जगह क्या आएगा h बाय में e। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, अगर अब आप ग्राफ बनाओ किस किस के बीच का ग्राफ, अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाओगे इन दोनों का, तो उसकी स्लोप निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज h बाय e। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, प्लैंक कांस्टेंट बाय में e, दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। का ग्राफ आएगा भी स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा। तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला बनेगा दैट इज h बाय e। नाउ व्हाट इज दिस, दैट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जो c है वो इंटरसेप्ट होता है, c इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट c होता है, c की वैल्यू यहाँ प्लस है तो ये सारी वैल्यू आएगी दैट इज माइनस फाई नॉट बाई ई। सो इंटरसेप्ट इज माइनस फाई नॉट बाई में e, इंटरसेप्ट इज माइनस फाई नॉट बाई। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालनी हो तो h बाई ई से, और इंटरसेप्ट निकालना हो तो दैट इज माइनस फाई नॉट बाई ई। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट। ओके, आई होप you all understood what we have discussed till now. Now what we are studying, that is de Broglie hypothesis. What we are studying, that is topic is de Broglie hypothesis. What is the chapter? That dual nature of matter and radiation. Radiation has dual nature as well as particle nature and also wave nature. दोनों तरह का नेचर रेडिएशन का तो होता ही है। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है। यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज रेडिएशन, सेकंड इज मैटर। फर्स्ट इज रेडिएशन एंड सेकंड इज मैटर। ओके, देन यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। यूनिवर्स को सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री कब होगी? रेडिएशन का ड्यूल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होना चाहिए, तभी सिमेट्री होगी। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है तो मैटर का भी पार्टिकल और वेव नेचर होना चाहिए। बट मैटर का पार्टिकल नेचर तो प्रूव ही हम पढ़ते ही हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इसका मतलब क्या है? मैटर पार्टिकल से तो मिलकर बना ही होता है। मैटर का पार्टिकल नेचर तो पहले से ही प्रूव्ड है कि मैटर पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट मैटर हैज आल्सो वेव नेचर। मैटर हैज आल्सो वेव नेचर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव बनाते हैं। इसको हाइपोथाइज किया था, इसको बताया था डी ब्रॉगली। साइंटिस्ट का नेम क्या है? डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बताया
एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मैटर का पार्टिकल होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, इज एसोसिएटेड विद अ वेव, मतलब कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, डी ब्रोगली ने बताया अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल। डी ब्रोगली ने बताया था, हाइपोथाइज किया था पहले, प्रूव नहीं किया था इसको एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ हाइपोथेसिस का मतलब होता है थ्योरेटिकल, उसने बताया कि अ वेव इज एसोसिएटेड ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल। जब भी कोई एक मटेरियल का पार्टिकल, जैसे कोई भी मेटल का पार्टिकल, मेटल एटम से मिलकर बना है, और एटम में आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चल नहीं सकते, चल क्या सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल ही हुआ। कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, मूव, इट एसोसिएटेड विद अ मूविंग वेव, मतलब वो अपने साथ एक वेव बनाएगा। कोई भी मटेरियल का पार्टिकल जब चलेगा तो अपने साथ में क्या बनाएगा, वेव, और उस वेव को नेम दिया था डी ब्रोगली ने, दैट इज डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली ने क्योंकि उसको बनाया था, उसने कहा था द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रोगली वेव। उसने बोला वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव क्यों रखा नेम उसने, क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया था, और मैटर वेव क्यों रखा, क्योंकि पार्टिकल मैटर का था। इसीलिए जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल चलता है तो उसके साथ में एक वेव बनती है, दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। डी ब्रोगली ने यह भी बता दिया था कि मैं जिस वेव की बात कर रहा हूं, हर एक वेव की अपनी वेव लेंथ होती है, तो उसने ये बताया था भी मैं जिस वेव की बात कर रहा हूं, कि मैं जो बता रहा हूं कि एक पार्टिकल के साथ में एक वेव बनती है, उस वेव की वेव लेंथ होती है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ में जो वेव बनती है उसकी वेव लेंथ होगी एच बाय में एम वी। व्हाट इज एच, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल। तो दिस लैम्डा इज वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल, ओके, वेव जो उसके साथ में एसोसिएट होगी। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथाइज किया था सबसे पहले। नेक्स्ट इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेनेशन किया गया, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ बनी कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये फॉर्मूला हमने बनाना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। डी ब्रोगली कंबाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एंड पार्टिकल इनटू वन इक्वेशन। एक इक्वेशन में उसने पार्टिकल नेचर भी ले लिया, वेव नेचर। पार्टिकल कैसे बताया, अभी पार्टिकल मूव कर रहा है और वो अपने साथ वेव बना रहा है, तो एक ही चीज में दोनों बता दी, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि अब दोनों कॉन्सेप्ट वहां पे हैं, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। पार्टिकल के अकॉर्डिंग भी एनर्जी ले लेते हैं उस पार्टिकल की, वेव के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। पार्टिकल के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एम सी स्क्वायर, एम इज मास ऑफ दैट पार्टिकल, सी इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। और प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोटोन आता है पार्टिकल, वही पार्टिकल अगर फोटोन है, लाइट है, तो उसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है, दैट इज एच। एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हैं, एक आइंस्टाइन की पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मतलब जो फोटोन की थ्योरी होती है उसी हम अगर इसका वेव नेचर आपने माना है, वेव रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर बनती है फोटोन से, तो उसकी भी एनर्जी हमें इसमें लेनी पड़ेगी। दो एनर्जीज आगे, इसका मतलब क्या है, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एच न्यू, न्यू को क्या ले सकते हैं, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, लैम्डा उधर ले जाओ, लैम्डा इज एच बाई एम सी, लैम्डा इज एच बाई एम सी। यहां पे जो सी है उसको हम क्या लिखेंगे, सी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर फोटोन है तो वो लाइट की स्पीड से चलता है, कोई मटेरियल पार्टिकल है, फॉर अ मटेरियल पार्टिकल, फॉर अ मटेरियल पार्टिकल, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी हो नहीं सकती, वो जिस स्पीड से चल रहा है उसकी लिखेंगे, तो वो लैम्डा इज इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज वी। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। जो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ बताई थी कि ये होता है मोमेंटम, वेवलेंथ किसी भी वेव पार्टिकल के साथ में जो वेव बनेगी,
So this is the expression for de Broglie wavelength. This is the expression for the de Broglie wavelength. अगर हम इसमें बात करें, अगर v 0 है मतलब पार्टिकल नहीं चल रहा, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी भाई। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे नहीं चल रहा तो रेस्ट वाले पार्टिकल के साथ में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बनेगी दैट विल बी इनफाइनाइट, दैट विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वेवलेंथ उसके साथ में अटैच्ड होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे चार्ज पार्टिकल है, उसके साथ में वो एक मटेरियल पार्टिकल ही है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हम ढूंढते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, व्हाट इज द टॉपिक, and this is the last topic, de Broglie wavelength of an electron, de Broglie wavelength of an electron, एक इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength है। तो de Broglie wavelength अब कैसे बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को चलाने के लिए अपने को पोटेंशियल देना पड़ता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए आपको पोटेंशियल देना पड़ा V, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी लगाते हो, बैटरी पोटेंशियल लगाएगी, पोटेंशियल लगा के वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे और करंट चलता है उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन जो चलता है, इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो बैटरी के वर्क डन की वजह से आती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, पीछे हमने किया वर्क डन इज इक्वल टू QV होता था, क्योंकि जगह E रखा, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है तो EV। तो जनरली काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये V वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल है, वो V जो हमने लिखा हाफ mv स्क्वायर में वो वेलोसिटी है, और जो EV में लिखा है दैट इज पोटेंशियल। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेते हैं वेलोसिटी की, क्या आएगी वेलोसिटी की वैल्यू, ये आ जाएगा पहले तो V स्क्वायर एक तरफ छोड़ के 2EV बाय में m डिवाइड 2 इधर 2EV बाय m, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो आ गया। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मटेरियल पार्टिकल चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बाई mv, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू ये अंडर रूट 2EV बाय में m, h ऊपर, ये m नीचे है, ये अंडर रूट 2EV बाय में अंडर रूट m, क्योंकि अंडर रूट में था ना mb, तो अंडर रूट m अलग करके हमने ऊपर लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे जो m है इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट m अंडर रूट 2EV, क्योंकि एक m है उसको अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दो तो वही m ही रहेगा। एक अंडर रूट m से एक अंडर रूट m कैंसल, तो दोनों अंडर रूट की टर्म में इसको अंदर ही ले जाते हैं, 2MEV। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h बाय 2MEV ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला बना, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V वो जिस पोटेंशियल पे आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो, जिस पोटेंशियल पे आप उसको क्या करवा रहे हो, एक्सेलरेट करवा रहे हो, वो पोटेंशियल आपने रखना है। h की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है, मास पता है, E पता है। जब ये सारी वैल्यूज हमने रखी तो हमारे पास आंसर आया 12.27 इंटू 10⁻⁻10 बाय में अंडर रूट V मीटर। अंडर रूट V तो हमें अलग अलग केस में पोटेंशियल दिया गया होगा, भी किस पोटेंशियल पे आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हो। तो जनरल हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अगर हमें ये पता है भी आप इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करवा रहे हो, तो वी कैन कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वी कैन कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल अगर हमें पता है तो हम पोटेंशियल की वैल्यू रख के, मान लो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है तो ये 100 रखेंगे, 100 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 12.27 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑल्सो। यहाँ उसका मास रखो, यहाँ चार्ज रखो, कितने पोटेंशियल पे आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट लास्ट में, बट वो डिलीट हो चुका है इस बार, है नहीं सिलेबस में, तो वो हमने करना नहीं है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.